हमारे पास दो तरह की सरफेस मिलेगी। आपको मिलेगी एक, लास्ट लेक्चर में हमने विस्कोसिटी पे डिस्कस किया था। विस्कोसिटी में क्या था कि लास्ट में हमने उसमें देखा था कि जब आप लिक्विड के केस में चलते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने पे विस्कोसिटी कम होती है, और जब आप गैस के केस में चलते हैं तो उसमें रैंडम मूवमेंट मॉलिक्यूल्स की ज्यादा होने लगती है, इससे उसकी विस्कोसिटी बढ़ जाती है। उसके लिए हमने एक फॉर्मूला भी देखा था टर्म्स में। तो जब टेम्परेचर आप बढ़ाते हो तो लिक्विड के लिए कम हो जाता है। उसी के आगे जो है अगला हमारी प्रॉपर्टी होती है सरफेस टेंशन की। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा सरफेस टेंशन क्या होता है। तो आज का जो हमारा एम होगा वो होगा कोहेसिव फोर्स एंड एडहेसिव फोर्स देखेंगे। कोहेसिव फोर्सेस क्या होते हैं एंड एडहेसिव फोर्सेस क्या होते हैं। तो पहला हमारा एम रहेगा कोहेसन एंड एडहेसन को कवर अप करने का। इसके बाद जब आप किसी सरफेस के ऊपर किसी फ्लूइड को डालते हो तो आपको क्या करना है, अभी जो मैं ये कॉन्सेप्ट आपको बताते जा रहा हूँ इसको आपको रियल में क्या करना है, ऑब्जर्व करते रहना है कि ये चीज कैसे आपको दिखती है। तो सबसे पहले हम लोग, हमारा पहला एम क्या रहेगा, कोहेसन क्या होता है और एडहेसन क्या होता है, ये चीज डिस्कस करेंगे। कोहेसिव का मतलब सेम मॉलिक्यूल्स का, सेम तरह का मॉलिक्यूल होता है वो फोर्स लगाता है, और एडहेसन का मतलब डिफरेंट मॉलिक्यूल होता है। तो कोहेसन एंड एडहेसन फोर्स क्या होता है और उसके इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, हम इस पे डिस्कस करेंगे। इसके बाद जब किसी फ्लूइड को आप किसी सरफेस के ऊपर डाल देते हैं, सपोज ग्लास की प्लेट है या आपकी फर्श है, उसके ऊपर आप किसी लिक्विड को ड्रॉप कर देंगे, तब जो है कोहेसन और एडहेसन फोर्स का इफेक्ट क्या होगा वो देखेंगे। तो वेटिंग कब होगी और कब बीडिंग का मतलब होता है कब वो राउंड बन के, जैसे मरकरी हम लोग सरफेस पे डालते हैं वो क्या होता है, राउंड हो जाता है। तो कब सरफेस को गीला करेगा और कब उसके ऊपर से स्लिप कर जाएगा, तो ये चीज दूसरा हम ये देखेंगे। तो कोहेसन एंड एडहेसन के बाद आपका वेटिंग एंड बीडिंग एक्शन कैसे होगा वो देखा जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट आपकी प्रॉपर्टी आएगी सरफेस टेंशन। ये एक्चुअल में क्या होता है, ये कोहेसन एंड एडहेसन के कारण से ही होता है। कोहेसिव फोर्सेस ज्यादा रहेंगे तो उसका सरफेस टेंशन अपने आप ज्यादा रहेगा। इसके बाद आगे देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ सरफेस टेंशन। थोड़े से कुछ पार्ट्स में हम जैसे देखेंगे, हमारे पास आता है ड्रॉपलेट है। ड्रॉपलेट का मतलब छोटे छोटे जो बूंदे गिरती हैं बारिश वाली, आप ड्रॉपलेट देखोगे, आप बबल देखोगे। बबल मतलब जैसे साबुन वाला बबल हम लोग बनाते थे बचपन में, उसमें क्या होता है दोनों तरफ से सरफेस होती है, अंदर की तरफ एयर फिल रहती है, बबल देखेंगे। इसके अलावा लिक्विड जेट देखेंगे। तो इस तरह का क्या होगा हमारे पास, लिक्विड जेट होगा जो किसी पाइप से अगर हमें फ्लो कराना है, ये लिक्विड जेट जब बाहर निकलता है तो लिक्विड जेट आएगा, तो उसके लिए कैलकुलेशन करेंगे। इसके अलावा एक काम और होता है कैपिलैरिटी। आपने देखा होगा जब किसी पाइप को, पतले पाइप को किसी लिक्विड में डालते हैं तो इसमें लिक्विड या तो ऊपर चढ़ जाता है, इसको हम कैपिलैरिटी राइज बोलते हैं, या लिक्विड हमारा नीचे चला जाता है, इसको हम कैपिलरी डिप्रेशन बोलते हैं। वाटर के केस में ऊपर जाता है, मरकरी के केस में नीचे आता है। तो ये चीजें हम क्या करेंगे, आज का हमारा एम इन्हीं चीजों को स्टडी करना है और फिजिकली ऑब्जर्व करते करते हुए चलेंगे। ऐसा नहीं है कि केवल कॉन्सेप्ट स्टडी कर लिया। तो अगला नेक्स्ट आगे आते हैं। अब देखिए, सपोज सेम मॉलिक्यूल है। अभी यहाँ थोड़ा ग्राफिक्स की हेल्प से मैंने बताने की कोशिश की है कि ये दो क्या है, सेम मॉलिक्यूल है। दोनों आप देखोगे दोनों सेम है। इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होगा उसको हम लोग कोहेसन बोलते हैं। कोहेसन मतलब सिमिलर टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल एक दूसरे के ऊपर लगाएंगे। कंटेनर में सपोज हमारे पास वाटर हमने रखा हुआ है, तो वाटर के मॉलिक्यूल जो वाटर के ऊपर फोर्स लगाएंगे वो क्या होगा, कोहेसिव फोर्स होगा, और ये जो एक्शन होता है इसको कोहेसन बोलते हैं। तो सिमिलर मॉलिक्यूल, इसका मतलब फोर्स अप्लाइड बाय द वाटर मॉलिक्यूल ऑन वाटर मॉलिक्यूल, तो ये वाटर टू वाटर मतलब सेम रहेगा। इसके अलावा अगर अलग अलग तरह के मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे आप कंटेनर में रखते हो, तो अगर ये ग्लास का कंटेनर है तो ये
ग्लास का जो मॉलिक्यूल होगा वो भी वाटर के ऊपर लगाएगा। तो अगर जो है ये दोनों जो फोर्स हम स्टडी कर रहे हैं दोनों अलग अलग है, तब वो क्या हो जाता है, एडहेशन हो जाता है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, एडहेशन हो जाएगा। एडहेशन में डिफरेंट तरह के मॉलिक्यूल्स होंगे। इसका मतलब किसी कंटेनर में अगर हमने, सर हाँ बताइए। सर ये बस अट्रैक्शन ही होगी, क्या चीज? अट्रैक्शन ही होगी बस इनमें, की रिपल्शन हो सकती है? नहीं, ये मॉलिक्यूल्स सिर्फ के बीच, अट्रैक्शन ही होगी कि रिपल्शन भी हो सकती है? नहीं, रिपल्सन बच्चे मैग्नेटिक के केस में होता है। यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं है तो वो क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। जितना कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स जो होगा वो अट्रैक्शन फोर्स होता है। अगर मैग्नेटिक पार्टिकल होते हैं डिफरेंट अलग अलग पोल्स के साथ में, या कोई इलेक्ट्रिक चार्ज है, तब आपका रिपल्सन आता है। अदरवाइज एक तरह से एक ग्रेविटेशनल फोर्स के जैसे होता है, वो अट्रैक्ट करते हैं। जैसे जितने नजदीक आते जाएंगे वो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन उसको फोर्स बोला जाता है। गैस में आपने देखा होगा वांडरवाल फोर्सेज होते हैं, और बॉन्डिंग स्ट्रेंथ, जैसे H2O वगैरह में आप देखो इसमें बॉन्डिंग स्ट्रेंथ होती है, तो वो अट्रैक्शन फोर्स होता है। तो ये दोनों के दोनों क्या है, हमारे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अगर सेम मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो कोहेशन, अगर डिफरेंट मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो क्या होगा, एडहेशन होगा। अब देखिए इसका इफेक्ट क्या होता है। ये नीचे जो आपको दिख रही है प्लेट जैसी जो बनी हुई है, ये आपकी क्या है, सरफेस की प्लेट है। सरफेस प्लेट है ये वाली क्या है, आपकी सरफेस है। इसके ऊपर कोई वाटर की ड्रॉप पड़ी हुई है। अब देखिए जो वाटर के मॉलिक्यूल होंगे वो एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्शन फोर्स लगाएंगे, और साथ के साथ ये ग्लास की सरफेस भी इसके ऊपर अट्रैक्शन फोर्स लगाएगी। इसका मतलब ये जो ग्लास की सरफेस है इस वाटर को खींचने की कोशिश करेगी, और ये वाटर के जो खुद के पार्टिकल्स हैं वो आपस में एक दूसरे को खींचने की कोशिश करेंगे। अगर जो है एडहेसिव फोर्स मतलब जो ग्लास का फोर्स है, अगर वो ज्यादा है कोहेसिव फोर्स मतलब वाटर की फोर्सेस से, तो ये ग्लास क्या करेगा, इस पूरे पानी को इधर खींच लेगा। जैसे ही इसको खींचेगा, ये जो बबल आपको सर्किल में दिख रही है, ये जो बबल आपको ऐसे सर्किल में दिख रहा है, ये इसको जब खींचने लगेगा तो धीरे धीरे ऐसे फ्लैट होने लगेगा। इसका मतलब जब एडहेसिव फोर्सेस ज्यादा होंगे, कोहेसिव फोर्सेस कम होंगे, तो जो आपकी ड्रॉप गिरेगी वो सरफेस के ऊपर फैलती चली जाएगी। अगर कोहेसिव फोर्सेस ज्यादा होंगे तो जो ड्रॉप गिरेगी उसके मॉलिक्यूल खुद को अट्रैक्ट करेंगे और एक तरह से वो बॉल की तरह से बनते चले जाएंगे। तो दोनों के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे पास एडहेसिव फोर्स है और साथ के साथ कोहेसिव फोर्स है। एक है हमारा एडहेसिव फोर्स और एक है हमारा कोहेसिव फोर्स। तो या तो एडहेसिव फोर्स ज्यादा होगा या कोहेसिव फोर्स ज्यादा होगा। अगर कोहेसिव फोर्स ज्यादा होगा तो दूसरा केस, अगर कोहेसिव फोर्स ज्यादा है तो वो बॉल जैसा बन जाएगा। जो ड्रॉप आपकी गिरेगी वो वहां पे बॉल जैसी बन जाएगी और उस सरफेस को वेट नहीं करेगी। ग्लास के ऊपर अगर उसको डाल दोगे, फिर से ऐसे एंगल उसको दोगे, तो सारा का सारा बिना ग्लास के ऊपर चिपके वो सारा बाहर निकल जाएगा। अगर एडहेसिव फोर्सेस ज्यादा हैं तो वो क्या करेगा, उसको वेट कर देगा, पूरी सरफेस के ऊपर वो फैलता चला जाएगा। ठीक है, इस तरह से होता है कि अगर आपके पास जैसे लिक्विड है, नीचे सरफेस लगी हुई है, अगर एडहेसिव फोर्सेस ज्यादा हैं, एडहेसिव फोर्सेस आर मोर देन कोहेसिव फोर्सेस, तो क्या करेगा, इस तरह से फ्लैट सरफेस बना देगा और उसको वेट कर देगा। अगर एडहेसिव फोर्सेस कम है, अगर एडहेसिव फोर्सेस कम है तो क्या होगा, ये जो ड्रॉपलेट आपकी गिरेगी इसके ऊपर ये सर्कुलर फॉर्म में आ जाएगी और उसके ऊपर चिपकेगी नहीं। तो इससे क्या होगा, अगर उसके ऊपर स्टिक नहीं करेगी तो उसको वेट नहीं करेगी। तो वेटिंग एक्शन कब होता है, जब आपके
एडहेसिव फोर्सेस ज़्यादा हैं और कोहेसिव फोर्सेस कम है। तो ये फोर्सेस क्या करते हैं, एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं। साथ ही साथ जब आपकी कैपिलैरिटी होती है, सपोज ये पाइप है आपके पास, तो अगर ग्लास के फोर्सेस ज़्यादा होंगे, ये ग्लास है और ये वाटर है, अगर ग्लास के फोर्सेस ज़्यादा होंगे, इसका मतलब अगर एडहेसिव फोर्स ज़्यादा होगा, मतलब ग्लास की फोर्स ज़्यादा होगी, तो इस तरह का शेप बनेगा और आपका कैपिलरी राइज होगा। जो कैपिलरिटी होगी उसमें क्या होगा, राइज होगा, कैपिलरी राइज। अगर जो है कोहेसिव फोर्सेस ज़्यादा हैं, तो ये जो ग्लास में शेप बनता वो इस तरह से बनता, नीचे की तरफ फोर्स लगता, क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा फोर्स लगाते, वाटर के मॉलिक्यूल्स नीचे हैं तो ये फोर्स आपका नीचे की तरफ लगता है और इसके कारण से कैपिलरी डिप्रेशन होता है। डिप्रेशन का मतलब नीचे की तरफ जाएगा। तो ये जो कैपिलरिटी का एक्शन होता है, ये भी किसके कारण से होता है, कोहेसिव फोर्सेस एंड एडहेसिव फोर्सेस के कारण से होगा। अगर एडहेसिव फोर्स ज़्यादा है तो कैपिलरी राइज होगी, ऊपर की तरफ पाइप में पानी जाएगा। अगर जो है एडहेसिव फोर्सेस ज़्यादा कम है तो क्या होगा, कैपिलरी डिप्रेशन होगा। तो कैपिलरिटी राइज एंड डिप्रेशन भी आपका किसके ऊपर डिपेंड करता है, कोहेसिव फोर्सेज एंड एडहेसिव फोर्सेज पे। अब सरफेस टेंशन का जो रीजन होता है वो भी क्या होते हैं, यही कोहेसिव फोर्सेज होते हैं। तो अगर हम देखें तो दोनों सरफेसेस की अलग अलग एनर्जी होती है। जिस सरफेस की ज्यादा एनर्जी होगी, ड्रॉपलेट, हमारे पास दो तरह की सरफेस मिलेगी, आपको मिलेगी एक ड्रॉपलेट की सरफेस और एक मिलेगी आपको ग्लास की सरफेस। दो सरफेस हैं, पहली सरफेस आपकी ड्रॉप की सरफेस है, ड्रॉपलेट की सरफेस है। तो एक आपकी आ गई ड्रॉपलेट की सरफेस, उसका बाहर का कोई बाउंड्री होगा, तो एक ड्रॉप की सरफेस होगी और दूसरा आपकी ग्लास की सरफेस होगी। तो दोनों की अपनी अपनी एनर्जी होती है, दोनों की अपनी क्या होगी, ड्रॉप की एनर्जी होगी और आपकी ग्लास की एनर्जी होगी। तो जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी वो क्या करेगा, अपनी तरफ उसको अट्रैक्ट कर लेगा। सरफेस की एनर्जी जैसे जैसे लो होती जाएगी, लो सरफेस एनर्जी मतलब जैसे जैसे सरफेस एनर्जी लो होती जाएगी, वो क्या होगा, सरफेस की एनर्जी लो होगी तो बबल बनने लगेगा, सरफेस की एनर्जी ज्यादा होगी तो फ्लैट हो जाएगा और आपका वेटिंग एक्शन होगा। तो इसका मतलब एडहेसिव फोर्सेस ज्यादा है तो वो उसको फ्लैट कर देगा। और ये देख रहे हैं यहाँ पे एक एंगल बनता है, ये जो एंगल बोलते हैं इसको बोला जाता है एंगल ऑफ कांटेक्ट, एंगल ऑफ कांटेक्ट। ये आपका 0 से लेकर के 180 तक हो सकता है और माइनस डायरेक्शन में भी हो सकता है। ठीक है, अभी जब कैपिलरिटी हम देखेंगे तो उसमें माइनस में जो कॉस थीटा होता है माइनस में होता है, उसके कारण से जो एच हाइट हम निकालते हैं वो माइनस में आ जाता है, तो इसके कारण से डिप्रेशन हो जाता है। तो यहां से क्या हुआ आपका कि अगर सरफेस की एनर्जी, जो ग्लास की सरफेस है उसकी एनर्जी ज्यादा है, दोनों में से जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। अगर ड्रॉपलेट की एनर्जी ज्यादा है तो ड्रॉपलेट हमारी गोल हो जाएगी। अगर हमारी सरफेस की एनर्जी ज्यादा है तो ये केसेस हो सकते हैं। अगर ड्रॉपलेट की एनर्जी ज्यादा है तो राउंड बन जाएगा, अगर सरफेस जो कॉन्टेक्ट सरफेस है उसकी एनर्जी ज्यादा है तो वो क्या होगा, फ्लैट हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो है इसको ये फिनोमिना ऑब्जर्व करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं सरफेस टेंशन। तो जो सरफेस टेंशन होगी, बेसिकली हमारे पास पार्टिकल्स जो होते हैं वो दो जगह पे हो सकते हैं, या तो वो पानी के अंदर होगा। पानी के अंदर के लिए क्या किया है, ये एग्जांपल लिया है, उसी को मैं यहाँ पे डुप्लीकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे ये पार्टिकल है आपके पास, तो इसके चारों तरफ से फोर्सेस लगेंगे, हर एक तरफ से क्या होगा, इस पे चारों तरफ से फोर्स लगेगा, यहाँ पे एरो करके दिखाया है। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर होते जाएंगे
सरफेस के जैसे जैसे ये ड्रॉपलेट आपकी ऊपर आती जाएगी वैसे वैसे ही आपके फोर्सेस, यहाँ पे देख रहे हैं ये जो ऊपर लगने वाला फोर्स था इधर वाला, ये क्या हो गया है, खत्म हो गया है। ये जो होगी इसके कारण से केवल हॉरिजॉन्टल फोर्स बचेगा। यहाँ पे आप देखोगे केवल हॉरिजॉन्टल फोर्स बचेगा। तो आपने देखा होगा कि अगर किसी चीज को ऐसे हम टेंस करते हैं तो क्या होता है, वो वहां पे एक टेंशन जैसी आ जाती है, खिंचाव सा आ जाएगा, तो वो क्या करेगा, एक मेम्ब्रेन जैसा काम करेगा। तो ये जो टॉप लेयर होगी ये क्या करती है, केवल इस टेंशन फोर्स के कारण से एक स्ट्रेच्ड शीट की तरह से काम करता है। इसके ऊपर अगर हम कोई भी चीज रखेंगे तो क्या करेगा, इंटर नहीं होने देगा। तो इसका अगर मैं सबसे अच्छा एग्जांपल एक लेने की कोशिश करूं तो आपने देखा होगा कि जब हमारा स्पेस शटल अगर जो है स्पेस में जाता है तो क्या होगा, जहां पे आपका एयर, आपकी अर्थ है, अर्थ का इन्वायरमेंट है, अर्थ का इन्वायरमेंट जैसे ही स्पेस की इन्वायरमेंट में कांटेक्ट पे आता है तो वहां पे क्या होता है, सरफेस टेंशन होती है। एक वो स्ट्रेच शीट की तरह से वर्क करता है। तो अगर वो शीट की तरह से वर्क करेगा तो स्पेस से जब आप उसके अंदर आओगे तब भी आपको एक हैवी शॉक सा लगेगा, और जब आप उसके बाहर जाओगे तब भी आपको एक हैवी शॉक सा लगेगा। इसका मतलब ये जो भी कॉन्टैक्ट सरफेसेज हैं ये गैस टू गैस हो सकती है, लिक्विड टू गैस हो सकती है और लिक्विड टू लिक्विड भी हो सकती है। तो इनके बेसिस पे क्या होता है हमारा, ये जो कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, जब आप एक जगह से एक फ्लूइड से दूसरे फ्लूइड में जाएंगे तब ये फोर्स आपको फील होता है। तो ये जो फोर्स लगता है ये सरफेस टेंशन है। और ये भी क्या होता है, कोहेसिव फोर्स ही होता है। कोहेसिव फोर्स मतलब वाटर ही वाटर के ऊपर लगाएगा या कोई अदर फ्लूइड ही फ्लूइड के ऊपर लगाएगा। तो ये जो सरफेस टेंशन होती है इसका भी रीजन हमारे पास क्या होता है, कोहेसिव फोर्स ही होता है। और ये फोर्स केवल सरफेस पे लगता है। सरफेस आप जैसे थोड़ा सा नीचे इंटर कर जाओगे सरफेस टेंशन फिनिश हो जाएगा, उसके ऊपर चले जाओगे सरफेस टेंशन फिनिश हो जाएगा। तो ये जो हॉरिजॉन्टल फोर्स केवल बचते हैं उनके कारण से ही ये सरफेस टेंशन होती है। इसी को आगे कंटिन्यू करें तो ये क्या है कि हमने एक एक्सपेरिमेंट लिया है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, सरफेस टेंशन को मेजर करते हैं। आपने देखा होगा बचपन में हम लोग क्या करते थे, एक रिंग बनाते थे, रिंग बना के उसमें सॉप लगा के फूंक के बबल बनाया जाता था। ठीक है बच्चे, आवाज जा रही है पीछे? यस सर। हाँ, तो जैसे हम वहां पे रिंग बनाते थे वैसे ही क्या है, ये आपकी रिंग जैसा स्ट्रक्चर है। हमने क्या किया है, एक वायर का इस तरह से, यहाँ पे आप देखोगे ये क्या है, ये वायर है पूरी। यहां से आप देखोगे तो ये क्या है, पूरी इस तरह की हमने क्या किया है, वायर ली हुई है। इस वायर में हमने क्या किया, एक राउंड करके इस तरह से वायर ले लिया। ये राउंड वाला वायर लेने से क्या होगा, ये इसमें आगे पीछे स्लाइड कर पाएगा। तो अगर इसमें आप बबल बना दोगे तो अगर उस पर सरफेस टेंशन होगी तो क्या करेगा, इस वायर को अंदर की तरफ खींचने की कोशिश करेगा। जब इसको अंदर की तरफ खींचेगा तो यहां से स्लाइड कर जाएगा। तो इस स्लाइडिंग को रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर आपको स्लाइड करने से रोकना है, हम जो रिंग बनाते थे आपने देखा होगा वायर जब उसको हम लेते थे, अगर आपकी वो रेक्टेंगुलर रहती थी, जैसे उसमें बबल बनता था वो अपने आप सर्किल हो जाता था, क्योंकि सर्किल में ही सरफेस टेंशन फोर्स चारों तरफ से बैलेंस हो जाते हैं। तो आपकी वो रिंग अपने आप सर्कुलर बन जाती थी। तो यहाँ पे क्या होगा, सर्कुलर तो बन नहीं पाएगा क्योंकि ये हार्ड वायर है और ये इसके ऊपर ट्रेवल कर सकती थी, इसको इधर खींचने की कोशिश करेगा। उसको रोकने के लिए आप क्या करोगे, एक फोर्स लगाओगे। इसको रोकने के लिए अगर आप फोर्स लगाते हैं तो कुछ फोर्स लगेगा। अगर इसकी लेंथ यल है, अगर इस वायर की लेंथ यहां से लेकर के यहां तक अगर हम यल लें, इसको मेजर करने का, सरफेस टेंशन को मेजर करने का मेथड है ये। अगर एफ है और ये डिस्टेंस यल है तो जो सरफेस टेंशन आपकी निकल के आएगी सिग्मा से डिनोट करते हैं, या कहीं कहीं इसी को हम गामा से डिनोट करते हैं। तो गामा यूज हो या सिग्मा यूज हो, आपका सेम थिंग है। तो ये जो फोर्स लगता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ,
अगर लेंथ एल है तो एफ अपॉन एल करोगे तो फोर्स यूनिट पर लेंथ आएगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ आएगा। तो ये क्या होता है, आपका सरफेस टेंशन होता है। इसको मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, इस तरह की रिंग बनाते हैं। ये रिंग स्लाइड करेगी, इसको रोकने के लिए आप फोर्स लगाओगे, तो वो फोर्स मेजर कर सकते हैं। ये फोर्स मेजर करने के लिए आप स्प्रिंग इतना कम फोर्स होता है तो आप उसके लिए स्प्रिंग वेट वगैरह तो यूज नहीं कर सकते हैं। उसके लिए क्या होता है कि इसी जो ये हमारी ये स्लाइडिंग है, इसका मास हम रख देते हैं। यह मास होगा तो उसको कुछ देर में वो आगे पीछे स्लाइड करेगा, तो उसकी स्पीड हम मेजर कर सकते हैं। तो स्पीड की मेजर से काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं, तो उसकी हेल्प से हम निकालेंगे कितना फोर्स लगा होगा। तो उसका कैलकुलेशन हमें अभी नहीं देखना है, तो हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि एफ फोर्स लगाएंगे, और एफ फोर्स लगाएंगे और लेंथ अगर यल होगी तो एफ अपॉन यल आपका जो निकल के आएगा वो कितना आएगा, सरफेस टेंशन होगा। और ये होता है न्यूटन पर मीटर, ये इसकी सिंपल यूनिट होगी न्यूटन पर मीटर। तो इस तरह से आपकी सरफेस टेंशन आएगी। तो इस तरह का हम क्या कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकते हैं। और ये लोड मेजर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रेन गैजेट्स का यूज करते हैं। अभी आप देखोगे जब मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन सब्जेक्ट आप पढ़ोगे तो वहां पे आता है कि स्ट्रेन रोजेट्स ऐसे वायर की तरह से लगा रहता है, एक स्ट्रिप होती है इस तरह से, इसमें इस तरह से कॉपर वायर आती है, ऐसे इसमें लगी रहती है, ये इसी के ऊपर चिपका देते हैं। जितना इसमें डिफॉर्मेशन आएगा उसके अकॉर्डिंग इसमें वोल्टेज चेंज होता है। यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा रहता है, जैसे वोल्टेज चेंज होगा, जरा सा भी चेंज होगा फोर्स में, वो स्ट्रेस मेजर कर लेता है, स्ट्रेस से फोर्स निकल आएगा। तो ये आप मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में पढ़ोगे। ये इनडायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरिंग फोर्स है, तो ये आगे आप करेंगे। तो यहां से हमारा ये निकल के आया फोर्स पर यूनिट लेंथ, जो निकल के आएगा वो आपका सरफेस टेंशन होगा। इस केस में क्या होगा, आपके पास दो सरफेसेस होंगी। इसको यहाँ पे दिखाने की कोशिश की गई है। ये आपकी रॉड है, इसका साइड व्यू देखा गया है। तो एक सरफेस तो ये ऊपर वाली होगी और एक सरफेस नीचे वाली होगी। तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, एक साइड अगर हमें फोर्स निकालना है तो F/2 करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये क्या निकल के आया हमारा, ये 2 सिग्मा है। जो सिग्मा निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा, F/2L इन द केस ऑफ डबल फिल्म। डबल फिल्म का मतलब अगर बबल है हमारे पास तो इसके बाहर एक सरफेस होगी, अंदर एक सरफेस होगी। डबल फिल्म होगा तो हमेशा डिवाइडेड बाई 2 हो जाता है। तो ये ध्यान रखना है, यहाँ पे दो सरफेस है तो इसके कारण से ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। अगर सिंगल सरफेस होती तो 2 से डिवाइड नहीं होता। अब इस मेथड का यूज करके कुछ ऑब्जेक्ट्स का सरफेस टेंशन आपको, केवल ये रेफरेंस के लिए है, ये आपको याद नहीं करना है, कहीं आपके एग्जाम में पूछता नहीं है। तो बेंजीन आप देख रहे हैं, बेंजीन का 0.29 है। ये क्या है, इसकी मिनिमम सरफेस टेंशन होती है। तो इसका आप बबल बनाने की कोशिश करोगे तो जैसे ही बबल बनेगा तुरंत वो एक्सप्लोड कर जाएगा। सॉप का आपने देखा होगा, अगर सॉप हम यूज करते हैं तो उसका सरफेस टेंशन थोड़ा सा ज्यादा होता है, इसलिए बबल बना रहता है और कुछ देर तक चलता है। वाटर की अगर हम बात करें तो अगर टेम्परेचर उसका 20 डिग्री पे है तो मैक्सिमम 100 डिग्री सेल्सियस पे है तो मिनिमम सरफेस टेंशन होता है। तो ये क्या है, उसी स्ट्रेन रोजेट्स का यूज करके ये सरफेस टेंशन हमें फाइंड आउट किया है। ये क्या है, न्यूटन पर मीटर है। और यहाँ पे ये ध्यान रखना है, ये गामा जो है इसको सिग्मा भी बोला जाता है सरफेस टेंशन को। तो दोनों में से कोई भी सिंबल यूज हो सकता है। तो ये कुछ रेफरेंस मटेरियल्स हैं जिनके सरफेस टेंशन यहाँ पे हमने फॉर एग्जांपल लिया है। इसके बाद हम आएंगे, अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, हमने एक बीकर लिया है, इसमें एक निडल डली हुई है। तो आप अगर अपने हैंड से पुट करोगे तो ऐसे तो रख नहीं पाओगे। तो इसको रखने के लिए हम क्या करते हैं, एक पेज लेते हैं। पहले क्या करेंगे, एक पेज लेंगे, इस तरह का कोई पेज लेंगे।
और इसके ऊपर यहाँ पे निडल रख देंगे और फिर इस पूरे पेज को इस वाटर में हम डालते हैं। ये पेज थोड़ी देर में क्या होगा, जब इसके ऊपर वाटर आएगा तो ये वेट होके, ये जो पेपर होगा ये वेट होके नीचे बैठ जाता है और ये जो निडल होगी ये आपकी इसमें इसके ऊपर तैरती रह जाएगी। इसका मतलब क्या है, अगर इस तरह से आप एक्सपेरिमेंट करना चाहो तो आपकी निडल जो है वो नीचे नहीं जाएगी। अब देखिए निडल इस तरह से दिख रही है, इसका निडल का हमने साइड व्यू देखा। ये थोड़ा सा क्या करेगा, इसको नीचे की तरफ प्रेस करेगा, उसके कारण से ये जो सरफेस टेंशन वाला फोर्स है इस तरह से लगेगा। ठीक है, तो इसको उठाने के लिए कितना लगेगा, ये F2 है, ये F1 है और जो थीटा डायरेक्शन होती है उधर cos थीटा होता है, इस साइड में जो होगा cos थीटा होगा। इसका मतलब ये जो ऊपर वाले जो फोर्सेस लगेंगे वो आपके cos थीटा फैक्टर होंगे। इसका मतलब नीडल को उठाने के लिए आपको कौन कौन सा फोर्स लगेगा, F1 cos थीटा प्लस F2 cos थीटा, जो ऊपर वाला है F2 cos थीटा। यहाँ पे दोनों साइड बराबर है तो F1 इज इक्वल टू F2 होगा, तो ये ऊपर की तरफ लगेगा। ये इक्वल टू W ऑफ द निडल होता है, तब जाके आपकी निडल क्या करेगी, उसमें तैरती रहती है। और ये जो साइन थीटा वाले फैक्टर होंगे इसके, एक इधर लग रहा है साइन थीटा वाला फैक्टर और एक इधर लग रहा है साइन थीटा वाला फैक्टर, ये दोनों बराबर होंगे तो क्या होगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। जो साइन थीटा वाला फैक्टर होता है वो तो कैंसिल आउट हो जाता है। तो ये फिनोमिना मैंने इसलिए दिखाई कि जब आप कैपिलरिटी राइज देखोगे तो वहां पे हम ये क्या करेंगे, कॉस थीटा वाले फैक्टर जो ऊपर की तरफ लगते हैं उनको हम कंसीडर करते हैं, जो साइन थीटा वाले फैक्टर होते हैं वो चारों तरफ से कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो ये हो गया हमारा निडल एक्सपेरिमेंट, जिसमें हमने क्या किया, फोर्स रिजॉल्व करने सीखा है कि फोर्स कौन कौन से और किस डायरेक्शन में लगेंगे। ठीक है, इसके बाद देखेंगे एक कोई दो तरह के यहाँ पे बीकर आपको दिख रहे हैं। यहाँ पे आपका वाटर है, वाटर, और यहाँ पे आपका क्या है, मरकरी है। ये जनरल लाइफ के एग्जांपल हैं जिनमें आपको कैपिलरी राइज एंड डिप दिखता है, मरकरी। तो इसमें देखेंगे ये ग्लास का जो फोर्स होगा वो वाटर के फोर्स से ज्यादा होगा और ये इसको ऊपर उठा लेगा। यहाँ पे एक एंगल बनेगा थीटा, ये हमारा क्या होता है, एंगल ऑफ कांटेक्ट, एंगल ऑफ कांटेक्ट। इस केस में क्या होगा, ये एंगल ऑफ कांटेक्ट हमारा यहां से लेकर के यहां तक इतना हो जाएगा, ये क्या होगा 90, मोर देन 90 होगा, 90 प्लस। 90 प्लस जाता है तो ये निगेटिव हो जाता है। तो ये क्या करेगा, cos थीटा इसको ऊपर उठाने की कोशिश करता है, क्योंकि फोर्स इधर लग रहा है, जो cos थीटा वाले फैक्टर होंगे इसको ऊपर उठाएंगे। और जब ये थीटा इधर नीचे की तरफ लग रहा है तो इसके जो cos थीटा वाले फैक्टर होंगे इसको नीचे ले जाएंगे। तो ये एंगल ऑफ कांटेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि कैपिलरिटी राइज होगा, और ये एंगल ऑफ कांटेक्ट किसके ऊपर डिपेंड करता है, कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्सेस के ऊपर डिपेंड करता है। इसी तरह से अगर हम देखें तो हमारे पास बबल आता है, ये देखें पूरा, ये क्या है, पूरा का पूरा हमारे पास बबल है। इस बबल में आप देखोगे अगर इसको मैं आधे पर से काट दूं, बबल को क्या किया है, आधे पर से कट गया है, तो ये जो इसकी बाउंड्री होगी ये रेड वाली, इसके ऊपर आपका सरफेस टेंशन फोर्स लगेगा। और जो ये अंदर की सरफेस है यहाँ पे आपको क्या लगेगा, बबल के अंदर जो प्रेशर होता है वो लगेगा। अगर इसके एरिया को हम प्रोजेक्ट करते हैं तो ये एरिया आपका पाई आर स्क्वायर आएगा, और जो प्रेशर फोर्स होगा, फोर्स ऑफ प्रेशर, वो कितना होता है, प्रेशर इंटू एरिया, प्रेशर इंटू एरिया। अगर अंदर प्रेशर P है तो जो सरफेस का एरिया आएगा वो पाई आर स्क्वायर आएगा, तो P इंटू पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या होगा, प्रेशर फोर्स। अगर सरफेस टेंशन सिग्मा है
तो इसकी पेरीमीटर कितनी हो जाएगी, क्योंकि जहां जहां पे ये पेरीमीटर रेड कलर से मैंने किया है केवल इसी पे लगेगा सरफेस टेंशन, अंदर तो कोई सरफेस, तो इस पे क्या होगा, सरफेस टेंशन फोर्स लगेगा और ये 2 गुना लगेगा। अगर सिग्मा दिया हुआ है तो ये कितना लगेगा, 2 गुना लगेगा। इसका मतलब 2 इंटू सिग्मा लगेगा और लेंथ इसकी कितनी हो जाएगी, इसकी पेरीमीटर के बराबर। पेरीमीटर के बराबर मतलब पाई 2 पाई आर होता है इसकी, 2 पाई आर इसकी पेरीमीटर होती है। तो ये क्या होगा हमारा, ये सरफेस टेंशन फोर्स है, ये फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन है। तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। ये दोनों जब आप इक्वेट करोगे तो यहाँ से सिग्मा की वैल्यू निकल के आती है। तो इस तरह से हम सिग्मा कैलकुलेट करते हैं। अभी हम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, अभी केवल हम कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। जब आपका बबल होगा तो ये अंदर यहाँ पे क्या होगा, टेंशन फोर्स आएगा और इसको अगेंस्ट में क्या लगेगा, आपका प्रेशर फोर्स लगेगा। दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे तभी आपका बबल स्टेबल रहेगा, नहीं तो या तो उसका साइज बढ़ेगा या तो छोटा होगा। अगर बाहर वाला प्रेशर ज्यादा है, अंदर वाला प्रेशर कम है, तो बबल का साइज कम होता जाएगा। अगर अंदर वाला प्रेशर ज्यादा है, बाहर वाला प्रेशर कम है, तो बबल का साइज आपका बढ़ता जाएगा। तो केवल अभी हमें क्या करना है, केवल हमने कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखा है। इसी तरह से जब आपकी जेट निकलेगी, जेट मतलब किसी नल से सपोज पाइप ऐसे स्ट्रीम जैसा निकल रहा है, तो वहां पे क्या होगा, यहाँ पे आप देखोगे इधर तो इसकी लेंथ और ऊपर तक है, इसका मतलब ये स्ट्रीम की लेंथ बहुत ज्यादा है। तो जो वाटर की सरफेस होगी केवल यहाँ पे होगी, जहां पे ये एरोज आपको दिख रही है, ये यहाँ पे लगेंगे। तो अगर सरफेस टेंशन सिग्मा होगा तो इस साइड में सिग्मा इंटू एल लगेगा और इस साइड में सिग्मा इंटू एल लगेगा, तो 2 सिग्मा इंटू एल जो है फोर्स लगेगा। ये आपका सरफेस टेंशन फोर्स होगा Ft। और इसको रजिस्ट कौन करेगा, इस साइड से प्रेशर लगेगा और उसका एरिया कितना होगा, ये पूरा रेड वाला जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये कितना हो जाता है, प्रेशर इंटू लेंथ इंटू जो डायमीटर आएगा उसका PLD, ये फोर्स ऑफ प्रेशर आएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को इक्वल करना पड़ेगा। ये हम अभी आगे करेंगे, अभी हम केवल ये देख रहे हैं कि सरफेसेस कैसे कैसे होती हैं। तो अगर ये सिलिंड्रिकल रहेगा तो ये आगे नीचे की तरफ बढ़ा हुआ है, यहाँ कहीं सरफेस है नहीं, केवल सरफेस कहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे। तो इस तरह से क्या हो सकता है, हमारा जेट हो सकता है। तो लिक्विड जेट के ऊपर भी जो कैपिलरी राइज और डिप में जो लोअर मेनिस्कस और अपर मेनिस्कस बनता है वो भी एडहेसिव फोर्सेस पर ही डिपेंड करता है। हाँ, वो कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्सेस, दोनों फोर्सेस लगेंगे ना। कोई भी लिक्विड जैसे आप पाइप में डाल रहे हो तो दोनों तरह के फोर्सेस होंगे आपके पास। जो वाटर होगा वो वाटर को खींचेगा तो वो कोहेसिव फोर्स होगा, और अगर जो ग्लास है वो वाटर को खींचेगा तो वो एडहेसिव फोर्स होगा। दोनों फोर्सेस वहां पे होंगे। अगर एडहेसिव फोर्स ज्यादा है इसका मतलब ग्लास उसको ज्यादा तेज खींचेगा, पानी उसको उतना तेज नहीं खींचेगा। अगर ग्लास ज्यादा तेज खींचेगा तो ग्लास अपने अंदर उसको ऊपर तक खींच लेगा, उसमें राइज हो जाएगा। ठीक है, अगर तो कोई सर मेनिस्कस बनता है जैसे वो जो ऊपर अपर मेनिस्कस बनता है बबल ऊपर को, और लोअर मेनिस्कस बनता है नीचे को, हाँ हाफ सर्कल। हाँ, वो उसको जो है मेनिस्कस थोड़ा सा नहीं, उसको कन्वेक्स शेप एंड कनकेव शेप बोला जाता है। ठीक है, हाँ तो सर, अगर नीचे की तरफ डिप हो रहा है, अगर ग्लास उसको ज्यादा तेज खींच रहा है, अगर ग्लास की पाइप आप थोड़ा ग्लास के पाइप का डायमीटर बढ़ा दीजिए तो क्या करेगा, ग्लास पूरे के पूरे पानी को तो खींच नहीं पाएगा, जो उसके कांटेक्ट में रहेगा उसी को खींच पाएगा। तो वो ऊपर की तरफ ऐसे थोड़ा सा कर्व ऊपर की तरफ से फिर नीचे आते हुए होता है। और कैपिलरी राइज हम कब देखते हैं, जब पाइप का डायमीटर बहुत कम हो। अगर बहुत बड़ा पाइप होगा तो उसमें कैपिलरी राइज नहीं दिखेगा, डायमीटर कम होगी तो वो उसको ज्यादा खींच लेगा, ज्यादा अट्रैक्शन ऑफ फोर्स होगा और ज्यादा ऊपर तक खींच लेगा। डायमीटर अभी आप फॉर्मूला जब हम ड्राइव करेंगे तो उसमें आपको दिखेगा कि जैसे जैसे आपका डायमीटर कम होता जाएगा कैपिलरी राइज आपका बढ़ता जाएगा। सेम जब मरकरी का केस होता है तो मरकरी खुद को इतना तेज खींचता है
ग्लास उसको उतना नहीं खींच पाता। जो नीचे वाले मरकरी होंगे, मरकरी को और नीचे खींच लेंगे तो ग्लास पे चिपकेगा भी नहीं और नीचे की तरफ चला जाता है। ठीक है, यस सर।